हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जीएस पॉइंटर सीरीज को ये चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी तक हमने इतिहास के सभी टॉपिक को कवर किया हुआ है, जिसमें एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट किया हुआ है। अभी जो हमारा चल रहा है वह पॉलिटी का चल रहा है, जिसमें पॉलिटी के अंतर्गत हमने अभी काफ़ी सारे टॉपिक को कंप्लीट किया है। टॉपिक को जान लेते हैं, कितने टॉपिक कवर किए गए हैं और कितने टॉपिक कवर किए जाने बाकी है। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक हमारा जो था भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड, उसको कवर किया। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, स्रोत, प्रमुख भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, उद्देशिका, शासन प्रणाली। फिर इसके बाद आते हैं आपके राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र के साथ होते होते आपका यहाँ पर आता है लोकपाल एवं महत्वपूर्ण आयोग तक हमने इसको कंप्लीट किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह अस्थायी विशेष प्रावधान से रिलेटेड है, जिसमें चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, संविधान संशोधन, राज्यसभा, पंचायती राज व सामुदायिक विकास, कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो ये हमारे मेजर टॉपिक हैं जो इसके अंतर्गत बचे हुए हैं, जो कि पार्ट 5 के अंतर्गत आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिसमें है अस्थायी विशेष प्रावधान। अस्थायी विशेष प्रावधान के अंतर्गत पहला दिया गया है कि भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, अनुच्छेद 371 और 371 जा के अंतर्गत। फिर आता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खा के विशेष उपबंध प्रावधानित किया गया है असम के लिए। फिर आता है संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है वह महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। अब आता है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना है, यह 370 क्या उसमें दिया गया है, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में दिया गया। घटनाओं का सही कालानुक्रम लगाया गया है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दूसरा आता है कि भारत का संविधान लागू हुआ। तीसरा आता है कि जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा में भारत में विलय को अनुमोदित किया। और फोर्थ नंबर पर आता है कि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू किया गया। तो ये प्रमुख घटनाक्रम है जो कि एक सिक्वेंस वाइज दिए गए हैं। अब आता है चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग के बारे में हमारा पहला आता है कि भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। फिर आता है भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति जी होते हैं, जिनके द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अब आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही कथन क्या है। पहला कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार होता है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। दूसरा आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो इसके संबंध में इसकी मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में ये सही कथन दिए गए। अब आता है और भी सही कथन कि दिए गए हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। दूसरा आता है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि हो या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक आता है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में है। अब आता है भारत के निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जाता है संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत द्वारा प्रमाणित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। अब आता है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य दिए गए हैं। पहला आता है कि संसद या राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। दूसरा आता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना। तीसरा आता है कि निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है। तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में। अब आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि सही कथन इसमें दिया गया है कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है, इसके संदर्भ में। अब और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है। पहला कि वैक्स मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दूसरा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर। फिर आता है कि भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय सही दिए गए हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा
निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना है। फिर दूसरा आता है इसका नेक्स्ट कि संसद के सदस्य की निर्भरता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करेगा किसकी? भारत के निर्वाचन आयोग की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने की पूर्व राय लेगा, वह निर्वाचन आयोग की होता है। फिर आता है यदि किसी राज्य विधानसभा में निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि या जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या होता है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक का होना। न्यायालय द्वारा अपराध को घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है संसद द्वारा। अब इसमें कथन और कारण दिए गए, जिसमें कथन कहता है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, और कारण कहता है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया हुआ है। तो इसमें एक कथन जो है वह सत्य है, कारण इसका असत्य दिया गया। अब आता है क्वेश्चन कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, वह विधिक और वैधानिक अधिकार आता है उसके अंतर्गत। फिर आता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वैक्स मताधिकार को मान्यता दी गई है, वह अनुच्छेद 326 होता है। फिर आता है कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया है किस आम चुनाव में? 1989 के आम चुनाव में। फिर क्वेश्चन आता है कि केंद्र या राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 61वें संविधान संशोधन 1988 के अंतर्गत। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। पहला आता है यह वैक्स मताधिकार के आधार पर होना। दूसरा आता है प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन हेतु केवल एक निर्वाचक सूची होगी। तीसरा धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होता है। और फोर्थ आता है कि राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। तो इसके अंतर्गत ही 4 आते हैं। अब आता है आपका कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो अनुच्छेद 83 के अंतर्गत, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 आदि के अंतर्गत इसको किया जाता है। अब आते हैं निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में सही कथन दिया गया है कि निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया हुआ है। अब आता है आपका कि 2009 में लोकसभा चुनाव के निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में, जिसमें 1 मिलियन बराबर 10 लाख लगभग कितनी होती है? वह 714 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया गया है, जिसमें पहला कथन दिया गया है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। दूसरा आता है कि 1991 में लोकसभा चुनाव में ही श्रीदेवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को चुनाव लड़ा था। तीसरा आता है कि वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली कर दिया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ। तो इनमें से आपको सही कथन बताना है। तो इसमें आपका जो कथन दूसरा है वह सही है, पहला और तीसरा आपका कथन इसके अंतर्गत गलत आता है। अब आता है आपका कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय पर सही किया गया, जिसमें पहला कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद या राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। दूसरा आता है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। और फोर्थ आता है कि कोई अभ्यर्थी अब जो 2 या से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका कि दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश किसने की हुई थी? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? निर्वाचन सुधारों से। उस देश की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। अब कथन और कारण दिए गए, जिसमें कथन कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। कारण कहता है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वह कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। तो आपका दोनों सही है बट स्पष्टीकरण नहीं है। अब आता है निर्वाचन आयुक्त को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? 1989 में। इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, स्थानीय निकायों का।
सही कथन दिया गया है, जिसमें पहला दिया गया है कि लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों, 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। दूसरा कथन दिया गया है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। और तीसरा आता है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख 3 कथन दिए गए हैं जो कि सत्य है। अब आता है परिसीमन आयोग के संदर्भ में सही कथन कि परिसीमन आयोग के आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जाता है। अब आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब आता है कथन और कारण दिए गए, जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या कुछ हद तक समाधान कर सकती है, वह कथन होता है। और कारण कहता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों को यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, जो कि एक दूसरे की व्याख्या है। अब आता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो उसमें अल्पसंख्यकों के प्रति प्रतिनिधित्व को करती है। अब कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कह सही है और कारण गलत है। जिसमें कथन कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और कारण कहता है कि ग्रामीण से स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों दिए गए। अब सही कथन दिया गया है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो ये आपको डायरेक्ट ही याद कर लेना है। अब आता है भारत में मतदान हेतु प्रयुक्त मशीन VVPAT का संस्करण कौन सा है, M2 M3। आप जानते हैं राजनीतिक दल के बारे में। राजनीतिक दल के संदर्भ में आता है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का है। वह दल कम से कम कितने राज्यों में होना चाहिए, 4 राज्यों में। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त कर चुका हो, या वह संबंधित राज्य के किसी विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त कर चुकी हो, तभी वह कोई क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने के लिए ये सभी कंडीशन को फुलफिल करना होता है। अब आता है किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों द्वारा उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त होती है। दूसरा आता है कि उस दल के लोक सभा की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2% सीटें प्राप्त होती है तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों द्वारा चुने गए हों। फिर आता है कि वह दल कम से कम 4 राज्यों में 4 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब आता है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है। किससे प्रभावित है? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। 1999 में किस पार्टी के विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया? वह कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कौन से हैं? भाजपा, कांग्रेस, बसपा, CPIM, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी हैं, जो कि कुल 6 हैं। अब आता है कांग्रेस, भाजपा, CPIM और अकाली दल में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है? अकाली दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है कि तेलुगु देशम। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्थापना की हुई थी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की। अब आती हैं आपकी राजनीतिक पार्टी और इनके गठन के बारे में, जिसमें CPI जो है उसकी स्थापना हुई थी 1925 में, CPM जो हुई थी 1964 में, AIADMK की 1972 में, तेलुगु देशम की 1982 में। और भी अन्य सुमेलित है जिसमें राजनीतिक दल और स्थापना है। बहुजन समाज पार्टी 1984, तेलुगु देशम पार्टी 1982, समाजवादी पार्टी 1992, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों की CPI और CPIM में हुआ है। कब हुआ है? यह 1964 में। भारत की प्रमुख ट्रेड यूनियन और उनकी दलीय संबद्धता का सही सुमेलित दिया गया है, जिसमें आता है कि भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आता है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी आती है।
अब आता है चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में क्या सत्य दिया गया है। इसके अंतर्गत पहला आता है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। दूसरा आता है कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। तीसरा आता है कि पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन में किया जाएगा। तो ये चुनावी बॉन्ड 2018 के संदर्भ में दिए गए। अब आते हैं आपका कि कथन और कारण दिया गया है कि कथन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के कुछ नीति निर्देशक, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। कारण कहता है कि वह बहुत सी चीज़ों की बृहद विस्तार से चर्चा करता है। तो इसमें दोनों सही भी हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। अब इसमें कथन दिया गया है और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक सरकार बनाते रहे हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। कारण कहता है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर परिणाम का निर्णय होता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, जो कि एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। कथन कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण कहता है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन की जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो इसमें कथन तो आपका गलत है, लेकिन कारण सही है। अब आता है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है? चुनाव आयोग को है। अब आता है भारत के राजनीतिक दलों के संदर्भ में सही कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा आता है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। और तीसरा आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह दल होते हैं जिन्हें 4 या अधिक राज्यों से मान्यता प्राप्त होती है। अब आपके कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण कहता है कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो इसमें आपके कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अब आपका आता है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। ये किसमें होता है? दल का आंतरिक चुनाव, जो कि दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय पर हो, उस समय पर आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग किया जाता है। अब आता है कि एक दबाव समूह माना जाता है, जिसमें मजदूर संघ के सदस्यों को स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है, वह रजनी कोठारी से। फिर आता है आपका कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था वह कौन सी तिथि थी? 15 फरवरी 1985। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली? 1985 में। भारत में एक राजनीतिक दल का विषय दूसरे राजनीतिक दल से किस स्थिति में मान्य होता है? जब विधानसभा दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय में सहमत हो गए हैं। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका कि राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद माना जाता है, जिसमें कि यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यदि ऐसे पद पर न रहने के पश्चात वह राजनीतिक दल से पुनः सम्मिलित हो जाता है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में सही कथन दिया गया है, जिसमें पहला आता है कि यह कानून भी निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। और यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है दल बदल विरोधी का विधि 1989 में अधिनियमित कर दिया गया था जम्मू कश्मीर में। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन की विपक्षी मान्यता देने का क्रम होना चाहिए। कम से कम 54 सदस्य होने चाहिए, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष की नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या 543 एवं न्यूनतम 10% अर्थात 54.3% या 54 सदस्य पार्टी का होना चाहिए। अब आता है साम्यवादी दलों में संयुक्त रूप से भूपोरतम आंदोलन चलाया गया था आंध्र प्रदेश में। कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि भारत में लिखित संविधान है। कारण कहता है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक होता है। तो इसमें आपका कथन और कारण दोनों सही है, जो कि एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। अब आता है आपके संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन के संदर्भ में कथन ही कारण दिया गया है कि कथन कहता है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और कारण कहता है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी एक संस्था है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं।
अब आता है आपका कि भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक को भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत। संविधान संशोधन करने के विधेयकों को वीटो की राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी। इस शब्द से स्थानापन्न करके निम्नलिखित संशोधन द्वारा छीन ली गई है। तो इसमें 24वां संशोधन आता है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो इस संबंध में सही कथन है। पहला कहता है कि विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, दूसरा आता है कि विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है और तीसरा आता है कि ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाता है। अब आता है आपका कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। फिर आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक होती है, जिसमें पहला आता है कि संविधान के संघीय प्रावधान, दूसरा आता है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और तीसरा आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब आता है वे विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों को विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव होती है, जिसमें पहला आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा होता है 7वीं अनुसूची में कोई भी अनुसूची इसके अंतर्गत होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है आपका कि पहला संवैधानिक संशोधन जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है वह तृतीय संविधान संशोधन 1954 है। उस स्थिति में जबकि लोकसभा में पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन में अस्वीकार कर दिया गया हो तब क्या होता है, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। अब आता है संविधान संशोधन से संबंधित सही कथन दिया गया है, जिसमें पहला कथन देखता है कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है और संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख होता है। अब आता है सही कथन दिए गए हैं कि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती है। जब कोई संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि वे अपनी अनुमति दें। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं किया गया है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में सही कथन क्या दिया गया है कि 24वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1971 तथा 101वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। अब आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रथम संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 1951 में लाया गया था। अब आता है कि प्रथम संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1951 में पारित हुआ था वह किस से संबंधित था? वह कुछ राज्यों में किए गए कृषि या कृषि भूमि से संबंधित सुधारों के संरक्षण से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई थी? प्रथम संशोधन द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाती है जिनका संसद विधि द्वारा उपबंधित करे वह अंतः स्थापित किया गया है 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आता है भारतीय रियासतों के लिए शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति की गई है 1971 में। सही सुमेलित दिए गए हैं जिसमें 59वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा, 75वें संविधान संशोधन में राज्य स्तरीय किरायाधिकरणों की स्थापना, 80वें संविधान संशोधन में 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना और 83वें संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि वहाँ इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं और यहाँ का समाज आदिवासी समाज है, इसके संदर्भ में आता है। अब सही कथन दिए गए हैं कि भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया है क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। अब आता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम जिसे उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में असंवैधानिक घोषित कर दिया है वह कौन सा है? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। अब आता है संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बदला गया 59वें संविधान संशोधन द्वारा। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है 52वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। मतदाता आयु हटाने से संबंधित संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 79वां या 104वां संशोधन संबंधित है
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। अब आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के दो अलग निकायों में बांटा गया है 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई है, किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिनका निराकरण नहीं किया जा सकता है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद के। निम्नलिखित में से विचार किया गया है जिसमें सही कालानुक्रम दिया गया है। सही कालानुक्रम में पहले नंबर पर आता है गोलकनाथवाद, दूसरे नंबर पर 24वां संविधान संशोधन, तीसरे नंबर पर केशवानंद भारतीवाद और चौथे नंबर पर 42वां संविधान संशोधन आता है। अब आता है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में। लघु संविधान किसे कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। 44वें संविधान संशोधन के संबंध में सही कथन है कि यह संशोधन जनता सरकार 1977 से 79 द्वारा लाया गया था, जिसके तहत 42वें संविधान संशोधन में परिवर्तन किया गया था। अब आता है कि वह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित किया गया है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा। वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है, तो वह 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत होता है। अब सही कथन दिया गया है कि मिनर्वा मिल्स वाद और 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 खा और गा में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों को प्राथमिकता संवैधानिक है, तो ये कथन सत्य दिया गया। अब आता है संवैधानिक संशोधन जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, वह 42वां संविधान संशोधन है। सिक्किम एक राज्य बना 36वें संविधान संशोधन द्वारा। मिजोरम को राज्य का दर्जा किस कारण दिया गया? 53वें संविधान संशोधन द्वारा। केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, वह 91वां संविधान संशोधन है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो संविधान के 93वें संविधान संशोधन सम्मिलित था 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से। इसमें यह संशोधन विधेयक अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू किया गया वर्ष 2010 में। शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक अनुच्छेद है 21A 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षण संस्थाओं को प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया 93वें संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको पढ़िए, अच्छे से देखिए, बार बार सुनिए वीडियो को। कि 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार है वह सरकारी संस्थाओं के गठन के कार्य संचालन से। अनुच्छेद 19(1) का क्लॉज C में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करती है 101वें संविधान संशोधन 2016 का। फिर आता है कि 94वां संविधान संशोधन 2006 किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 164 के। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 अनुच्छेद 134 के। 93वां 2011 8वीं अनुसूची के और 103वां 2019 अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। अब आता है संवैधानिक संशोधन में भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन संबंधित है 102वां संविधान संशोधन 2018 के अंतर्गत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है वह 105वां है। भारत में जनवरी 2023 में हुए संविधान संशोधन कौन सा है? 105 है। सही प्रकार दिए गए जिसमें 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है। 18वां राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है। 39वें में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जाती है। 52वें संविधान संशोधन में दल बदल अधिनियम। 38वें में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। तो इसके संदर्भ में अब आता है आपका राजभाषा के संदर्भ में। राजभाषा के संदर्भ में आता है कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में इस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की है 15 वर्षों की। यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा अनुच्छेद 350 के क्लॉज का के अंतर्गत। सही कथन दिया गया है कि बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का गठन हुआ था 1955 के BJ खैर की अध्यक्षता में।
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इस संशोधन द्वारा 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई है, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। वह संविधान का 92वां संविधान संशोधन अधिनियम रहा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, भोजपुरी में नहीं है। निम्नलिखित भाषा में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, अंग्रेजी शामिल नहीं है। 71वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गईं, जिसमें नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी आता है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची जोड़ी गई, सिंधी को 8वीं अनुसूची के तौर पर जोड़ा गया है। अब आता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। संविधान की निम्नलिखित अनुच्छेद में से राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का विवरण अनुच्छेद 345 में दिया गया। संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को बोलने वाले सर्वाधिक व्यक्ति हैं हिंदी, इसके बाद बंगाली आते हैं। भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का सही क्रम है और वही क्रम है जिसमें बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल आते हैं। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग है 43.63। विश्व का सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं अंग्रेजी, इसके बाद मंदारिन भाषा आती है। भाषा जो बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है, वह ब्राहुई है। फिर आता है सरकार ने श्रेणी या क्लास की भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया हुआ है, इसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया आती हैं। अब आता है पंचायती राज व सामुदायिक विकास के बारे में कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए यह जिसने कहा है कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, जिसमें चार्ल्स मेटकॉफ है। राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों में संगठित करने का निर्देश दिया गया अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु। पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायतों के संबंध में सही कथन दिया गया है कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध करने की अधिकृत किया गया राज्य के विधानमंडल को। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। पंचायतों से संबंधित है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा और एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इसके संदर्भ में पंचायतों से संबंधित यह सत्य कथन है। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। कथन और कारण दिया गया है जिसमें कथन कहता है कि 73वें संविधान संशोधन में भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है और कारण कहता है कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को अति अपेक्षित सांविधिक दर्जा प्रदान किया जाता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं जो कि एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अब आपका आता है कि भारत के संविधान में पंचायतों नगरपालिकाओं से संबंधित 73वीं और 74वीं संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जोड़ा गया 1993 में। 73वें संविधान संशोधन में कानून का वैधानिक शुरुआत कब हुई है? 64वें संविधान संशोधन के बिल से। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की में भारतीय संविधान का प्रावधान किया गया 1993 में। कथन और कारण दिया गया है जिसमें कथन कहता है कि पंचायतों के प्रधान प्रमुख अध्यक्षों के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाएं सम्मिलित हैं आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इन आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो इसमें कारण सही है लेकिन कथन गलत है। पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा का प्रावधान किया गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती का 33% स्थान आरक्षित किया गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून पारित किया गया है 1996 में। पंचायत जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की सक्रिय भूमिका होती है। पहला कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है और दूसरा ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। इसके बाद आता है कि पंचायती राज एक व्यवस्था है। पहला आता है कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, दूसरा जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की और तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ग्राम सभा से क्या अभिप्राय है कि ग्राम स्तर के पंचायत के क्षेत्र में निर्वाचक नामावली की पंजीकृत होना है। ग्राम सभा के संबंध में सही कथन दिया गया है जिसमें इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार की हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। इनकी शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा होता है और यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। अब आता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की जिस
जिस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है वह धारा 79 रही है। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच करता है। अनुसूचित क्षेत्रों का ग्राम सभा में सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? उपस्थित या अनुसूचित जनजाति सदस्य जो कि ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करता है विकास में जनभागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को यह संसूचित करता है। अब आता है कि मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया? अनुच्छेद 43 में। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है कि ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना। पंचायती राज से संबंधित सही कथन दिया गया है। पहला देता है कि पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है, और दूसरा कि यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी हुई है, और तीसरा आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में उसके महत्व को बढ़ाता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग से जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास की। राज्य स्तर पर स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है नागरिकों की शिकायतों के मामले में। फिर आता है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जिस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है वह कौन से रहे हैं? M.K. गांधी। CDP और NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया है, तो वह बलवंत राय मेहता समिति रही। अब इसमें समितियां और सुझाव दिए गए हैं, जिसमें समिति है बलवंत राव मेहता समिति जिसमें त्रिस्तरीय पद्धति है, अशोक मेहता समिति में द्विस्तरीय पद्धति, LM सिंह भी स्थानीय स्वशासन पद्धति, JBK राव प्रतिनिधित्व के तरीके से सुधार। बलवंत राव मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम की गई है राजस्थान में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन रहे हैं? BR मेहता। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण है BR राव। पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह SD मिश्रा। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन JBK राव रहे हैं। कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक व्यवस्था इसके अंतर्गत रहा है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया नागौर राजस्थान में। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठित होना था। अब आता है पंचायती राज से संबंधित समितियां कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित की गई, जिसमें BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, JBK राव समिति, LM सिंह समिति आती है। अब आता है पंचायती राज समिति और वर्ष के बारे में। CH हनुमंत राव जो कि 1984 में, JBK राव 1985, अशोक मेहता 1977 से 78, LM सिंह भी 1986, बलवंत राव मेहता समिति 1957, PK थुंगन समिति 1988। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है दिनेश गोस्वामी समिति, KBK राव भी RB समिति आती है। न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की गई है अशोक मेहता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति में पंचायती राज की संस्कृति है द्विस्तरीय प्रतिमान की। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिश के आधार पर किया गया है, जिसमें सही कथन है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था का होना और राज्य स्तर के नीचे परिवीक्षण हेतु जिला के विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु भी माना जाता है। पंचायती राज का संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति दी गई है LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। संविधान के 73वें संविधान संशोधन में शामिल है पहला कि यह पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, दूसरा महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, तीसरा राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, और चौथा 11वीं अनुसूची में दिए गए संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करना है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाला कार्य वर्णित है 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल विषय निर्धारित किए गए 29 विषय। पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची के संक्षेप के अंतर्गत की गई अनुच्छेद 243G के अंतर्गत। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षण में से संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, वह ग्रामीण खेल आता है। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में सही कथन दिया गया है। पहला दिया गया है कि राज्य की पंचायतों नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियां तैयार करता है। दूसरा, राज्य की पंचायतों नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। अब आता है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1 फरवरी 1994 को। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित सही कथन है कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में हुआ और इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। अब आता है आपका
कि पंचायतों में से उत्तर प्रदेश जिला योजना सम्मिलित की गई है। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत आती हैं। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन 1992 को निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संवैधानिक संशोधन करके दिया जाता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 1/3 आरक्षण की गारंटी कौन सा अनुच्छेद करता है? 243D आता है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में से किस राज्यों में पंचायती राज में स्त्रियों को 50% आरक्षण वैध है? इन चारों में। फिर आता है पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में। 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा स्वशासन व्यवस्था को। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है ग्राम, खंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना में। वह न्यूनतम जनसंख्या जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जाती हैं, वह 20 लाख है। तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है पंचायती राज पद्धति। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है? ग्राम पंचायत। 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है संविधान के भाग 9 के अंतर्गत। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना जारी की गई है राज्यपाल के द्वारा। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की प्रमुख स्थायी समितियां हैं जिसमें सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति आती हैं। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसे पूर्ण कर लिया जाए 21 वर्ष की आयु तक। सही कथन दिया गया है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। वह कॉलेज का विद्यार्थी जो अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होती है, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, तभी यह उसके लिए मान्यता मान्य होती है। अब आता है कि स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव और लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है न्यायिक पुनरीक्षण। फिर आते हैं पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है, किसी भी राज्य में नहीं है। स्थानीय स्वशासन की विशेषता है वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति होती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करता है राज्य वित्त आयोग को। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार है राज्य के गवर्नर को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिखाया गया है? 243I के अंतर्गत। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों, शुल्कों, निर्धारण के सिद्धांतों में विषय में संस्तुति करता है राज्य वित्त आयोग को। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है राज्य वित्त आयोग। शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान में भाग 9(1) में सम्मिलित निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है शहरी क्षेत्र को। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन में सही कथन दिया गया है। पहला आता है कि वह संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। दूसरा है नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली को पुनर्संरचना करता है। फिर आता है तीसरा कि यह नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सही कथन है। अब आता है आपका कि मध्य प्रदेश में नगरपालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों होती स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 243 के ना फर्स्ट के अंतर्गत। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम नाम निर्दिष्ट किए गए हैं 8 व्यक्तियों के। नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं किया जाता 21 वर्ष की आयु पर। उत्तर प्रदेश में मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में और कार्मिक मामलों में। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है नागरिकों की शिकायतों में। नगरपालिकाएं संबंधित है संविधान की भाग 9(a) के अंतर्गत। अब आता है आपका कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय
निर्वाचन का संचालन करते हैं अनुच्छेद 243 के और जेड ए के अंतर्गत। राजस्थान में जिला आयोजन समिति निर्वाचित तो पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें 20 और 5 आते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है। कारण कहता है कि संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय राज शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। तो इसमें दोनों सही एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। कथन और कारण दिया गया है, स्थानीय निकायों में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के लिए एक संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण कहता है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही हुआ है। तो इसमें कारण तो आपका गलत है और कथन आपका सही है। अब आता है आपका कि यदि पंचायत भंग होती है तो निर्वाचन होंगे 6 माह के अंदर। पंचायत राज संस्था नहीं है। मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में पंचायत राज संस्था नहीं है। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार सही कथन दिए गए हैं, जिसमें सभी कथन हैं जो कि नगरपालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड या अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिनकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75%, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। इसके संदर्भ में ये सभी इसके अंतर्गत दिए गए। अब आते हैं किसी राज्य में नगरपालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने सक्षम है वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र या जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए गए हैं और कारण कहता है कि बड़ी नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, जो कि एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी है। अब आता है भारत में महानगर योजना समिति है। पहली की भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। दूसरा उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। अब आता है आपका कि भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 जेड डी आता है। जिला योजना समिति की व्यवस्था की गई है 74वें संविधान संशोधन से। भारत के 74वें संविधान संशोधन 1992 में प्रावधान किया गया वार्ड समितियों, महानगर आयोजना समिति व जिला आयोजना समिति का किया गया। अब आता है आपका कि 73वां संविधान संशोधन व्यवस्था करता है एक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की और दूसरा राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। अब आता है कि भारत की प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि का होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान का प्रावधान क्या किसके अंतर्गत किया गया? पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा या विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। अब आता है कि पंचायत की संरचना के संदर्भ में सही है। पहला आता है कि इसमें किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना से उपबंध कर सकेगा। दूसरा, ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। और तीसरा, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है को मध्य स्तर पर पंचायत का न गठन करने की छूट भी देता है। अब आता है पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड या ब्लॉक स्तर पर। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति क्या कहलाती है? प्रशासनिक प्राधिकरण। फिर आता है कि उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषदें कहाँ पर है? असम में। मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश में है जो कि एवं तेलंगाना में। जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में। तालुका परिषद गुजरात में। आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में। तो ये विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से इनको नाम दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में ही से। उत्तर प्रदेश में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है किसके द्वारा? पहला कि अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और दूसरा अपने नगर क्षेत्र में वार्डों के निर्वाचकों में से। सही सुमेलित दिया गया है जिसमें नगर, कस्बा और स्थानीय निकाय दिए गए हैं, जिसमें लखनऊ जो है वह नगर निगम और छावनी परिषद के संदर्भ में है। कानपुर नगर निगम जो गाजियाबाद है वह भी नगर निगम और काकोरी नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। अब आता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य आते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने या क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम पंचायत की। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है वह 21 होती है। अब आता है आपका कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में, जिसमें पहला आता है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन रहे? काका साहिब कालेलकर।
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोगों को गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 338 और 338A में। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में सही कथन दिया गया है, जिसमें पहला आता है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा 1950 में आदेश द्वारा बनाई जाती हैं। दूसरा आता है कि इस सूची में संशोधन केवल सांसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। और तीसरा आता है कि इसमें कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जाती है। तो इसके संदर्भ में ये सभी कथन सत्य हैं। अब आता है अनुसूचित जनजाति का दर्जा क्या है? धर्मनिष्ठता से तटस्थ होना। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्षों के विशेष उपबंधों से। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? 333 के द्वारा। लोकसभा में एंग्लो समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया अनुच्छेद 331 में और अनुच्छेद 334 में निर्धारित अवधि तक के लिए है। और 104वें संविधान संशोधन में 2019 में अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की 10 वर्ष की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जो कि 25 जनवरी 2030 कर दिया गया है। तथा लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंधों को निष्प्रभावी कर दिया गया है, जो कि अभी 104वें संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 338 से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। किसी जाति अथवा जनजाति एक तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न सांविधिक प्राधिकारी है भारत का राष्ट्रपति। इनमें से किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों के संदर्भ में। सही सुमेलित दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 से संबंधित है। बाल मजदूर निषेध या नियामक अधिनियम 1986। निःशक्तजन समान अधिकार संरक्षण या पूर्ण सहभागिता अधिकार 1995। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 से संबंधित है। अब आता है आपका कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में संविधान में अनुच्छेद 338 खाग जोड़कर इसके में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हेतु प्रावधान किए गए थे। तो इसके संदर्भ में नोट दिया गया। अब प्रश्नों की विविधता को समझते हैं, जिसके अंतर्गत इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो कि पूरी पॉलिटी के होंगे। यहाँ पर इस पॉलिटी की जो श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत ये आपका लास्ट ही चैप्टर है, विविध के संदर्भ में आप पढ़ेंगे, जिसमें आपके स्टार्टिंग से एंड तक के सभी क्वेश्चन का एक समामिलित रूप रहेगा। इसमें आता है पहला कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित किया गया था 1945 में। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन में आते हैं। वर्ष 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है भारत, आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको और केन्या को। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकार के प्रयोग करने की शक्ति के विषय में सही कथन है। पहला कि सभी प्रक्रियात्मक मामले में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत के लिए जाने आवश्यक है और उन्हें 9 में से परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति मत होने भी आवश्यक है। और इसमें दूसरा आता है कि सुरक्षा परिषद का प्रत्येक स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है। और तीसरा आता है कि निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया है, ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी भी संकल्प को पारित को रोक लगा दे। तो इसके संदर्भ में ये दिए गए। अब आता है संयुक्त राष्ट्र की प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है सुरक्षा परिषद से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अभियानों के संदर्भ में सही कथन दिया गया है कि शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट का योगदानकर्ता होता है। अब आता है आपका कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति या यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी के संदर्भ में सही कथन दिया गया है कि यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में महासभा का सही कथन दिया गया है कि यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकती है। यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। इसके संदर्भ में आता है।
अब आता है भागीदारी, जवाबदेहिता, सरकार की वैधता, पारदर्शिता में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचान की गई सुशासन की विशेषताओं में से नहीं है? वह सरकार की वैधता आती है। सुशासन के संदर्भ में पारदर्शिता एवं उत्तरदायी, समता एवं समावेशन, धार्मिकता व भाविकता और सहभागिता एवं विधि का शासन में से सत्य नहीं है, इसमें धार्मिकता व भाविकता आती है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान महासचिव है वह एंटोनियो गुतेरेस, इसके वर्तमान महासचिव हैं। इसके बाद आता है आपका कि प्रथम अफ्रीकी जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे वह बुतरस घाली रहे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा यूथांट का। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश आती है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2022 में बहुभाषावाद एवं पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसे पहली बार इन भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें उर्दू, बंगाली, हिंदी आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाली पहली व्यक्ति रही है अटल बिहारी वाजपेयी। सही कथन दिया गया है कि यूनेस्को द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग की गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया गया जाए। विधि का नवीनतम राष्ट्र है दक्षिणी सूडान। विश्व का नवीनतम राष्ट्र कौन सा है? दक्षिणी सूडान। विधि का नियम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व न्याय परियोजना के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ये हैग में है। श्री R.S. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं B.R. राव और नागेंद्र सिंह। वर्तमान में दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित कुल चौथे भारतीय न्यायाधीश रहे हैं। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई है 1919 में। यह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानवाधिकारों के संरक्षण से। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर जो प्रायः समाचारों में रहा है, यह एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो इसमें नोट आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, इसके लिए निर्वाचक मतों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मत होने पर इस राज्य में सीनेटरी सदस्य 2 तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के योग के बराबर होते हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में से 3 सदस्य होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि सभा प्लस सीनेट से भिन्न होते हैं और वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुल निर्वाचकों की संख्या 538 होती है। अब आता है अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी होती है न्यू हैम्पशायर में। फिर आता है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम जन्म लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर आता है आपका कि लैरी प्रेसलर संबंधित है क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना से। सही कथन दिए गए हैं कि प्रेसलर संशोधन अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ना है। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित है। पेरू स्वेत्रा गोरबाचोव से 13 सितंबर 1993 को इजराइल PLO समझौता हुआ था। तो ये एक दूसरे से ये सुमेलित है। अब आता है रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग या रॉ का भाग है। किसका भाग है? मंत्रिमंडल सचिवालय का। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है USA के ओबामा प्रशासन की। CIA आज सूचना एजेंसी है USA की। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई है ब्रिटेन में। फिर आता है आपका कि ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र रहा है फ्लीट स्ट्रीट। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव आयोजित हुआ है ब्रिटेन में 1982 में। सही कथन दिया गया है कि रूस की संसद पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है और रूस की संसद का निचला सदन ड्यूमा और उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल कहलाता है। ताज समाचार एजेंसी है रूस की। चीन की संसद जानी जाती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से। प्रिंस लिंग नाम से जाना जाता है चीन के राजनीतिक नेतृत्व को। चीन की समाचार एजेंसी का नाम है सिन्हुआ या न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। ISI का पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। डॉन समाचार पत्रिका है पाकिस्तान की। मोसाद एक इजराइल की गुप्तचर संगठन है। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की वह जवाहरलाल नेहरू रहे। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट। इस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है फ्रांस की। सही कथन दिया गया है कि राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर संधि संविधान नहीं है। फिर आता है कि स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू के कथन किसको इंगित करते हैं? भारत के राष्ट्रमंडल से जुड़ाव को। अब आता है कि फोर्थ एस्टेट का या चतुर्थ स्तंभ है प्रेस। फिर आता है कि पंचशील के सिद्धांत हैं अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ और समानता। ये पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। एक दूसरे के सुमेलित करने के लिए दिया गया है। पहला कि उपाधियों का अंत होना,
वह आता है मूलाधिकार के अंतर्गत। ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 6 से 14 वर्ष के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य में। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, वह संघ या उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आता है आपका कि सही सुमेलित आपको बताना है, जिसमें शपथ और प्रतिज्ञान दिए गए हैं कि भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ है वह है कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखना, सर्वोच्च न्यायालय के जज में संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना, संसद सदस्य में कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन करना, संघ के मंत्री के रूप में संघ सूचना की गोपनीयता का होना। सुमेलित करने के लिए दिया गया, जिसमें 21 वर्ष की आयु में पंचायत सदस्य होते हैं, 25 वर्ष की आयु में राज्य विधानसभा के सदस्य बनते हैं, 30 वर्ष की आयु में राज्य विधान परिषद के सदस्य और 35 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति। संवैधानिक अधिकार का अर्थ क्या होता है? वह शक्ति जो संविधान की सम्मत नहीं है। सही कथन दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर 62 वर्ष की आयु के तक आसीन रहती है। और दूसरा आता है कि जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है तो वह राष्ट्रीय दल का होता है। तीसरा आता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है। चौथा आता है कि संघीय अपराध वह अपराध होता है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो इसके संदर्भ में ये सभी 4 कथन सही हैं। अब आता है वह अपराध जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराध दंडित नहीं किया जा सकता है, वह आत्महत्या है। फिर आता है जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्ट्रेट की शक्तियां हैं। पहला, कानून व व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, पुलिस पर नियंत्रण रखना। तीसरा, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था रजनी कोठारी ने। अब आता है सही सुमेलित किया गया है कि कानून के समक्ष समानता, नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त होना, नए राज्य का निर्माण, संसद की शक्ति, सरकारी नौकरी में अवसर केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त समानता के संदर्भ में होता है। अब आता है वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वह भारत रत्न आता है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में सही कथन दिया गया है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के क्लॉज 1 के अंतर्गत उपाधियां हैं। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था और किसी वर्ग से विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित होती है। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन रहे हैं? 1954 में एस राधाकृष्ण, सी राजगोपालाचार्य एवं चंद्रशेखर वेंकट रमन रहे हैं। अब आता है आपका परमवीर चक्र के बारे में। यह परमवीर चक्र जो है वह वीरता पुरस्कार से संबंधित है। अब आता है कि इसके पदक में इंद्रवज्र की 4 प्रतिकृतियां अंकित होती हैं। यह परमवीर चक्र के संदर्भ में विशेषता है। अब आता है कि आपका सही सुमेलित किया गया है कि उत्कृष्ट सांसद और पुरस्कार में मुरली मनोहर जोशी को 2009 में पुरस्कार दिया गया, अरुण जेटली को 2010 में, कर्ण सिंह को 2011 में, शरद यादव को 2012 में, दिनेश त्रिवेदी को 2016 में, भरथरी मस्ताब को 2017 में। अब आता है सरोज जेईवाला विख्यात हैं अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ के रूप में। वह भारतीय जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, वह कौन रहे? नारायण देसाई। जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं श्री राम सेवक को। सही सुमेलित किया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा से संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति से संबंधित है। भारत के महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय, भारत के महान्यायवादी लोकसभा की बैठक से संबंधित है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। सीमा प्रबंध विभाग केंद्रीय मंत्रालय में से एक विभाग है, वह गृह मंत्रालय का। अब आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय में विभाग है, जिसमें पहला आता है आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, दूसरा माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग और तीसरा तकनीकी शिक्षा विभाग आता है। अब आता है खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के। भारतीय प्रेस काउंसिल है एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का कारण है असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय और राजनीतिक वर्चस्व होता है। सिक्किम के संबंध में सही है, पहला कि 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया, दूसरा इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है और तीसरा इसके मुख्य निवासी लेपचा लोग हैं। अब आता है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई है 1982 में। इन समझौते में सही कालानुक्रम दिया गया है, जिसमें आता है ताशकंद समझौता जो हुआ था 10 जनवरी 1966 को, भारत सोवियत संधि 9 अगस्त 1971 को, शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को, फरक्का समझौता 12 दिसंबर 1996 को हुआ था।
अब आता है आपका भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणामस्वरूप बांग्लादेश में स्थापित हुआ था दिसंबर 1971 में। जिबूती आचार संहिता संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। अब आता है ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका से संबंधित है, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव से, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से, ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार से संबंधित है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आदर्श वाक्य है ऑल इंडिया रेडियो का। भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है या 1980 के दशक में। अब आता है आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के संस्थापक कौन रहे हैं? हाफिज मोहम्मद सईद। एपीको आंदोलन पी हेगड़े के नेतृत्व में लड़ा गया। चिपको आंदोलन एस.एल. बहुगुणा इसके नेतृत्व करता रहे। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर और शांति घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली। अब आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के विषय में सैन्य सलाहकार रहे भारत के रक्षा मंत्री के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में सही है कि वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। इस पद की अधिकतम आयु 65 वर्ष है और वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है और वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का सदस्य भी होता है। सही सुमेलित दिए गए हैं। दक्षिणी वायुसेना कमान जो है वह तिरुवनंतपुरम में है। पूर्वी वायुसेना नौसेना कमान विशाखापट्टनम में। आर्मड कोर सेंट्रल एंड स्कूल अहमदनगर में। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ में है। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष होता है कमांडर। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965 में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू में। भारतीय सेना की ऑपरेशन कमांड 6 है। एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिमेंट मिशन अवस्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत में स्थित है। राष्ट्रीय पंचांग लागू किया गया था 22 मार्च 1957 को। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है बेंगलुरु में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में सही कथन है पहला कि इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। अब और यह देश में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। अब सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसमें पहला बाद और विषय दिए गए हैं। एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो है वह निवारक अवरोध की प्रक्रिया से संबंधित है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य स्वतंत्र भारत के भाषण के पर रोक से संबंधित है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय राज्य जो है वह संविधान संशोधन की संसद की शक्ति से। चप्पकरम दोराई राजम बनाम शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के और मद्रास राज्य समानता के संदर्भ में चप्पकराई दोराई राजम बनाम राज्य मद्रास राज्य है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु समानता से संबंधित। अब आता है सही कथन दिया गया है जिसमें पहला आता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। दूसरा आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा आता है कि वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हैं। और भी सत्य कथन दिए गए हैं कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। दूसरा कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान का निर्वचन संबंधी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। और तीसरा आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र से सम्मिलित होती है। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। 1967 से 71 में के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड बिहार राज्य में है। कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें भारत में जातियों के राजनीतिकरण हो रहा है और कारण कहता है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, जिसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं जो कि एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया है उत्तराखंड में। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है कार्ल मार्क्स को। अब आता है मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के प्रकार बताए गए हैं, वो भी 4 आते हैं जो कि सम्मिलित हैं जिसमें लेखक और पुस्तक दिए गए हैं। अतुल कोहली द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ग्रेनविल ऑस्टिन वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, पेंडलर मूल जो कि डिवाइड एंड क्विट है, एलन ग्लेडहिल द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आता है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? अतुल कोहली। अब आते हैं आपके सही सुमेलित में दिया गया है कि मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री बने और वह किस राज्य से संबंधित है इसके संदर्भ में। पीवी नरसिम्हा राय जो कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने वह अविभाजित आंध्र प्रदेश के। मोरारजी देसाई बम्बई, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक, चरण से अविभाजित उत्तर प्रदेश, नरेंद्र मोदी गुजरात से। भारत के बहुत सारे प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ है 2003 में। सही कथन दिया गया है कि भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेद की संख्या 395 है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी की पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है।
अब आता है आपका कि यूएन द्वारा सन 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था। फिर आता है कि प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी वह प्रारंभ की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते हुए भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आता है चेचन्या रसियन फेडरेशन से संबंधित है। दारफुर सूडान स्वात घाटी पाकिस्तान से संबंधित है। अब आता है प्राय चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषाई समुदाय अफगानिस्तान अल्जीरिया अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया में से कहाँ निवास करता है? वह अल्जीरिया एवं कई उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी देशों में। आर्कटिक काउंसिल के सदस्य कौन कौन से हैं? यूएसए, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा आते हैं। सर्वप्रथम किसी देश की महिला प्रधानमंत्री बनी? श्री माओ भंडारनायके जो कि श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री बनी है। यूरोपीय यूनियन देशों में फिलिस्तीन राज्य की आधिकारिक मान्यता है देने वाला राज्य है स्वीडन है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? असम से। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर यह टॉपिक के साथ साथ यह चैप्टर भी फिनिश होता है। चैप्टर की भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मतलब कि हमने पूरा पॉलिटी का एक रिवीजन किया हुआ है जो कि जीएस पॉइंटर के अंतर्गत ये सीरीज चलाई गई है, जिसके अंतर्गत अभी हमने भारतीय राज्य इतिहास को कंप्लीट किया। अब आज जो हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह सामान्य भूगोल का होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल को इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद सामान्य विज्ञान, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। इसी तरीके से वीडियो को देखिए। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों पर को भी इसकी मदद मिल सके। और